जय हिंद। भारत काफ़ी तेज़ी से अपने एयर पावर को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नए नए जहाज़ों को भारत खरीद रहा है, जैसे कि राफेल हो गया, अपाचे और चिनूक हो गए। और अभी कुछ ही दिन पहले एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील हुई है एयरबस के साथ। भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट जहाज़ खरीदा है और एक डील साइन किया है। यह डील लगभग आठ या 9 साल पहले से चल रही थी, जो अब जाके फाइनल हुई है। पहले 56 या 64 जहाज, इन दोनों में कंफ्यूजन था कि कितना खरीदा जाए, लेकिन अब कुल 22,000 करोड़ रुपए में कुल 56 जहाज भारत सरकार खरीदेगी एयरबस के साथ। अभी तक भारत ने बहुत सारे देशों से जहाज खरीद चुका है, लेकिन इस डील में इतना खास क्या है? देखिए, कुल 56 C295 जहाज खरीदे जाएंगे, जिसमें कि जो शुरू के 16 जहाज हैं वो पूरी तरीके से स्पेन में ही बनाए जाएंगे और उसके बाद भारत लाए जाएंगे। लेकिन क्या है कि बाकी के जो 40 जहाज बच रहे हैं उसे टाटा कंपनी और एयरबस के पार्टनरशिप में भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और उसके बाद एयरफोर्स को हैंड ओवर किया जाएगा। देखिए, 21वीं सदी का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, और वो भी भारत के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा उस जहाज को बनाया जाएगा। टाटा ग्रुप इस जहाज को बनाएगी और वो भी एयरबस के साथ मिलके। इस डील का एक और फायदा ये है कि अभी रूस के साथ 20 टन कैपेसिटी वाले ट्रांसपोर्ट जहाज को खरीदने की बात चल रही थी, जो कि किसी कारणों से अभी कैंसिल हो चुकी है। तो एक फायदा ये भी है कि अगर हम एक लाइट और मीडियम सेगमेंट का जहाज बना सकते हैं, भविष्य में हम आराम से 20 टन कैपेसिटी वाले जहाज को भी बना सकते हैं एयरबस के साथ मिलके। तो इसके लिए हमें रसिया से किसी बात पे कंप्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये भारतीय वायुसेना का ये एवरो जहाज है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। 1960 में 56 एवरो जहाज को इंग्लैंड से खरीदा गया था, जो कि अब बहुत ही पुराना हो चुका है, और अब उसे लेटेस्ट जो C295 जहाज है उसे रिप्लेस किया जाना है। जो डील है उसमें ये बात कही गई है कि जो शुरू के 4 साल है उसके अंदर जो 16 जहाज हैं वो एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे, और बाकी के 40 जहाज जो बचेंगे उनको आने वाले 6 सालों के अंदर दे दिया जाएगा। मतलब कुल 10 सालों के अंदर जो 56 जहाज हैं ये एयरफोर्स को दे दिया जाएगा। जितने भी जहाज हैं, सारे जहाज़ों में DRDO के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसको यूज़ किया गया है और DRDO के द्वारा बनाया गया है, जो कि विदेशी सिस्टम से बहुत ही सस्ता है और आसानी से भारत के अंदर बनाया जा सकता है। जो तेजस एयरक्राफ्ट हमारी थी, जो तेजस एयरक्राफ्ट जब हमारा बनाया गया था तो उसमें भी इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को यूज़ करने की बात चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणों से उसे यूज़ नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हमने इजराइल से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदा और उसको यूज़ किया भारत में बने तेजस एयरक्राफ्ट में। देखिए, इससे क्या हो रहा है कि हम मोदी जी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, हम इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में आते के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। और ये जो डील है ये मेक इन इंडिया के तहत ही मिलिट्री सेक्टर में सबसे बड़ा डील है जो किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ इंडिया के अंदर साइन किया गया है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है 22,000 करोड़ रुपए। 22,000 करोड़ रुपए की ये पूरी प्रोजेक्ट है। अब देखिए, जब जहाज भारत के अंदर ही बनाया जाएगा तो उसके अलग अलग पार्ट पुर्जे अलग अलग जगहों पे बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए नोज सेक्शन है तो नोज सेक्शन कहीं और बनेगा, ये इसका टेल है तो टेल कहीं और बनेगा, ये फ्यूजलेस सेक्शन है तो फ्यूजलेस कहीं और बनेगा, और टायर कहीं और बनेगा, चक्का कहीं और बनेगा, उसके इलेक्ट्रिकल लाइट कहीं और बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वो कहीं और बनेगा, डिस्प्ले कहीं और बनेगा। तो इससे क्या होगा कि जो भारत में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो जहाज के जो भी पार्ट पुर्जे हैं या फिर एरोस्पेस इंडस्ट्री है, उसका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जहाज कभी भी उड़ने के लिए अकेले नहीं उड़ सकता। जहाज को उड़ाने के लिए बहुत सारे ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनको ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें आपका GPU आता है जो ग्राउंड पावर यूनिट होता है, टग ट्रैक्टर आता है जिस जहाज को एक जगह से दूसरी जगह खींचने के काम आता है, CO2 ट्रॉली आता है, नाइट्रोजन ट्रॉली आता है, रिफ्यूलर आता है, सीढ़ियाँ आती है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि जहाज उड़ाने के बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनको ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स बोलते हैं। तो जब भी किसी विदेशी कंपनी के साथ हम जहाज़ खरीदते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये भी साइन होता है कि जो ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स वो कंपनी देगी वहीं हमें यूज़ करना है।
तो अगर जहाज़ भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स भी भारत के अंदर बनाए जाएंगे। और विदेशी कंपनियों से ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स लेने का क्या घाटा है कि वो उसमें मनमाना चार्ज करती है। जैसे कि कई बार तो मैंने ये सुना है कि जो ट्रैक्टर है उसकी कीमत वो 70 लाख और 80 लाख रुपए ले लेते हैं। वो टोइंग बार होता है उसका कीमत वो 10 लाख 12 लाख ले लेते हैं, जो कि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से ज़्यादा 20 से 25,000 के अंदर बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि एक तो सपोर्टिंग इंडस्ट्री और भी बैठ जाएगी। जैसे मान लो कि 10 ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं तो 10 इंडस्ट्री और बैठ जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि ओवरऑल जो जहाज़ की कीमत है वो थोड़ी सी सस्ती हो जाएगी। आजकल एक पूरा का पूरा ट्रेंड चल गया है कि 12th पास करते के साथ ही लोग या तो इंजीनियरिंग में जाएंगे, नहीं तो मेडिकल में, और अगर इंजीनियरिंग में जा भी रहे हैं तो या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग लेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेंगे। लेकिन आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा कि वो एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, रॉकेट या फिर जहाज़ों की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि लोगों को इसमें स्कोप नहीं दिखता भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर इसका माहौल ही नहीं है। तो अगर भारत के अंदर जहाज़ बनाए जाएंगे, उसकी फैक्ट्रियाँ लगेगी, तो माहौल बदलेगा, लोगों को स्कोप दिखेगा। और क्या होगा कि DRDO और HAL, टाटा जैसी कंपनियां हैं, इनके अंदर क्या होगा कि लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और ये लोग भर्ती करेंगे, तो लोग इधर ज़्यादा से ज़्यादा इधर इंटरेस्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ रिसर्च होगा। एयरबस के CEO ने इस बात का दावा किया है कि 10 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट का इंडिया में बैठने से कुल 25,000 हाईली टेक्निकल जो रोज़गार है वो पैदा होंगे, और बहुत सारे लाखों जो कम स्किल वाले हैं या फिर बिना स्किल वाले रोज़गार भी पैदा होंगे। ये फैक्ट्री जहाँ भी बैठेगा उस पूरे एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रोड बनेगा, वहाँ के पुल बनेंगे, बिजली की व्यवस्था होगी और पूरा का पूरा एरिया डेवलप होगा। ये इंडस्ट्री बैठने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बड़ा सा एक रनवे होना चाहिए, बहुत सारे एरिया खाली एरिया होना चाहिए, रनवे होना चाहिए और भी आसानी से एक्सेस होना चाहिए। तो इसके लिए जो टाटा कंपनी ने भारत में लगभग 100 जगह पे सर्वे किया है, और अभी तक ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है इसकी फैक्ट्री लगने की। बाकी दूसरे नंबर पे गुजरात भी है और बेंगलोर है, हैदराबाद है, ये लोग भी नंबर पे हैं। लेकिन एक नंबर पे यूपी ही है कि ज़्यादा चांसेस है कि यूपी में ही इसकी फैक्ट्री लगाई जाएगी। देखिए, जब जहाज़ बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा खपत होती है एल्युमिनियम की। तो जो एल्युमिनियम ऐसा हो सकता है कि अगर भारत के अंदर बने तो एल्युमिनियम का जो है वो आयात बढ़ जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा कि हम एल्युमिनियम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, एल्युमिनियम का इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम पूरा का पूरा खड़ा जहाज़ बनाएंगे और पूरा का पूरा जहाज़ ही हम बाहर बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगा, कहीं ना कहीं भारत को प्रॉफिट होगा, भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इससे क्या है कि अभी भी भारत के अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो इंजन है जहाज़ के वो बनाए जा सकें। तो इसलिए अभी भी इंजन है और कुछ क्रिटिकल पार्ट्स है, कुछ रडार वगैरह हैं जो कि अभी भी भारत के बाहर से ही मंगाए जाएंगे। लेकिन टाटा ने इस बात का पूरा दावा किया है कि 5 साल के अंदर ही वो इतना डेवलपमेंट कर लेगा कि वो बाकी जो सारी क्रिटिकल चीज़ें हैं वो भारत के अंदर ही बनाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट है भारत के अंदर जहाज़ बनाने का। तो अगर आप शुरुआत करते हैं तो आगे डेवलपमेंट करते करते हम और भी अच्छे जहाज़ बनाएंगे भारत के लिए और बाकी दूसरे देशों को बेचेंगे भी। इस जहाज़ की खासियत और काबिलियत देख के जो भारतीय नौसेना है और भारतीय जो कोस्ट गार्ड है वो भी इस जहाज़ को लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये देखिए, ये जो जहाज़ है ये डॉर्नियर है, जिसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसके ज़्यादा लो लेवल फ्लाइंग नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा जो C295 जहाज़ है इससे बहुत ही पीछे है। तो कोस्ट गार्ड चाहती है कि अपने कुछ डॉर्नियर को ये C295 से रिप्लेस करे, और भारतीय नौसेना है ये भी चाहती है कि अपने बेड़े में कुछ ट्रांसपोर्ट जहाज़ शामिल करे, और जिसमें से ये C295 में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसा हो सकता है कि जब भारत के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए एक बार जहाज़ का, तो क्या कोस्ट गार्ड कुछ C295 ऑर्डर करे और अपने डॉर्नियर जहाज़ को उससे रिप्लेस कर सकती है।